रिकॉर्डिंग होगी तो फिर लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा बेटा, पेज नंबर 122 123 पर बेटे टॉपिक है हमारा आज का ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है। एक्सरसाइज पेज नंबर 136 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए, सर मैं स्कूल चली गई थी कल, इसलिए थोड़ा रिव्यू दे दें प्लीज। अच्छा बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के लिए बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन उसकी जो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन है वो हमारे लिए जो है हार्मफुल है, कैसे है वो बताएं। या फिर दूसरा इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चन हमने लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऐसे आ सकती है, राइट अ नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेटा पहले तो ये ग्रीन हाउस मैं आपको बता देता हूं ग्रीन हाउस होता क्या है, फिर हम आज के टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं। कभी ऐसा हुआ है बेटा कि जो सब्जियां गर्मियों में होती हैं, जो फल जो सब्जियां गर्मियों के मौसम में उगती हैं, आजकल वो सर्दियों के मौसम में भी अवेलेबल होती हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सी ऐसी सब्जियां जैसे कि जो बेटा मटर है वो पूरा साल अवेलेबल होता है, इसी तरह से और भी बहुत सी ऐसी सब्जियां जो गर्मियों के सीजन में वैसे उगती हैं लेकिन उनको सर्दियों में भी आर्टिफिशियली उगाया जाता है, वो कैसे है। उसमें होता क्या है बेटा कि ये कोई ग्राउंड है जिसपे फार्मिंग हो रही है, उसके ऊपर क्या करते हैं बेटा, इस तरह से ग्लास का या पॉलीथीन, जैसा पॉलीथीन शॉपर नहीं होते बेटा, उसकी एक बड़ी सी शीट से उसको एक रूम की शक्ल इख्तियार कर देते हैं, बना देते हैं। यानी कि अगर लेट सपोज आप जिस कमरे में बैठे हो ये एक जमीन का एक पार्ट है जहां पे कोई फार्मर जो है बेटा वो एडवांस फार्मिंग करना चाहता है और वो वहां पे कोई ऐसी सब्जी उगाना चाहता है जो गर्मियों में उगती है। इसका मतलब है वो जो सब्जी उगाना चाह रहा है उसके उगने के लिए ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर है। उसने क्या किया, उसके ऊपर एक ग्लास का एक उसके ऊपर यानी कि चारों तरफ इस एक साइड पे गिलास की वॉल बना दी, दूसरी तरफ से भी गिलास की वॉल बना दी, ऊपर भी उसका छत बना दिया। या फिर पॉलीथीन के बैग यूज होते हैं, जो शॉपर होते हैं ना बेटा, जो बड़े बड़े शॉपर, वो एक साइड पे भी इधर भी उसको फ्रेम बना दिया लकड़ी का या लोहे का फ्रेम, और उसके ऊपर शॉपर इस तरह से, इस साइड पे भी शॉपर, ऊपर भी दूसरी साइड पे भी शॉपर। अब लेट्स सपोज वो इस तरह से एक कमरा सब बन गया है, शीशे का ग्लास हाउस बन गया है, ग्लास हाउस बन गया, ग्लास का रूम बन गया है। अब होगा क्या, यहां पर बेटे सनलाइट आ रही है, यहाँ पे सन खड़ा है, सनलाइट आती है इस ग्लास में से गुजर जाती है, और जब ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाती है तो ये ग्लास ऐसे मटेरियल से बना होता है, ये पॉलीथीन बैग भी इसी तरह ऐसे मटेरियल है कि ये सन से जो आ रही है बेटा वो है यूवी लाइट है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, वो इसमें से गुजर जाती हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती, वो इधर ही क्या हो जाती है, कन्फाइंड, ये टकरा के दोबारा वापस। इसी तरह से और रेज यहाँ पे आ रही हैं, ऊपर जा रही हैं और यहाँ पे टकरा के दोबारा वापस। तो यहाँ पर अब लाइट क्या हो गई है, कन्फाइंड हो गई है, हीट यहाँ पे कन्फाइंड हो गई है, टेम्परेचर यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो इस एरिया में टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया है। इस एरिया में इस ग्लास के हाउस के अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, आर्टिफिशियल तरीके से, बाहर सर्दी है लेकिन इस ग्लास हाउस के अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, और अब इस ग्लास के अंदर वो वेजिटेबल्स ग्रो करवाए जा सकते हैं जो गर्मियों में उगते हैं, क्योंकि हमने आर्टिफिशियली उनको वो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया है, टेम्परेचर मेंटेन कर दिया है जो उनको ग्रोथ के लिए चाहिए। तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है ग्रीन हाउस। ये जो हाउस था इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। ये बेटा मुझे बता देंगे, ग्रीन हाउस की समझ आ गई आप लोगों को, ये जो आप लोगों को ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट बताया है इसकी समझ आ गई। और बच्चे भी बताया करें बेटा, एक दो बच्चों के जवाब आ रहे होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक को थोड़ा समझते हैं, जो मैंने कल बताया था मैं एक बार फिर से रिव्यू करा देता हूं बेटा, फिर हम इसी को डिस्कस कर लेंगे। अब ये हमारी अर्थ है, हाँ उसमें हीट ट्रैप हो जाती है। आप जो है ना बेटा मोटरवे पे अगर आप सफर करते हैं तो आप इधर उधर राइट लेफ्ट देखा करें तो अक्सर आप लोगों को उन्होंने क्या किया होता है, सर्दियों में आपको नजर आएगा कि छोटे छोटे, यानी कि अगर ये उन्होंने एक इस तरह से ये थोड़ी सी ये पार्ट है, नालियां बनाई होती हैं, ये ना उन्होंने इस तरह से नालियां बनाई होती हैं अर्थ में। अब वहां पर उन्होंने कोई सब्जी उगाई हुई है, कोई प्लांट उगाए हुए हैं, तो इन्हीं के ऊपर ऐसे ऐसे आपको ना पॉलीथीन की शीट नजर आएगी, शॉपर नजर आते हैं, उन्होंने पॉलीथीन शीट चढ़ाई होती है इनके ऊपर,
और इसके अंदर ही जो है ना पॉलीथीन शीट के अंदर वो सब्जी ग्रो कर रही होती है। तो वो भी एक तरह के छोटे छोटे प्रोसेस हैं इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से वो सब्जियां उगाने का जो गर्मियों में उगती हैं, या सब्जियों को बहुत ठंड से बचाने के लिए ये प्रोसेस यूज होता है। सो इफ वी वांट टू विंटर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, देन एक और बेटा फिनोमिना होता है, पौधों को मौसम का पता चलता है, उनके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं। जो बायो बच्चे पढ़ते हैं उनको बेहतर समझ आएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं, वो लाइट की ड्यूरेशन को चेक कर सकते हैं। जो प्लांट्स हैं बेटा वो ये देखते हैं कि लाइट उन पर कितना टाइम पड़ रही है। 12 घंटे लाइट पड़ रही है, इसका मतलब है प्लांट समझ जाएगा कि अभी सर्दियां हैं। और अगर 14-15 आवर्स लाइट पड़ रही है पौधे के ऊपर, तो वो समझ जाएगा कि अभी गर्मियां हैं। सर्दियों की रातें बड़ी होती है ना, दिन छोटा होता है, तो प्लांट्स के अंदर वो लाइट को डिटेक्ट करने की एबिलिटी होती है। तो इस तरह से प्लांट्स को पता चल जाता है कि सर्दियां हैं या गर्मियां हैं। तो इस तरह से अगर हम प्लांट को आर्टिफिशियल रोशनी में रख दें, तो देखिए ना, जो प्लांट जिस तरह से एक बच्चे ने पूछा है कि अगर हम जैसे जो विंटर में जो फ्रूट होते हैं उनको अगर हम उगाना चाहते हैं गर्मियों में, तो उनको कैसे उगाएंगे? तो गर्मियों में उगाने के लिए हमें उनको ज्यादा लाइट देना पड़ेगी, जो वैसे सब सर्दियों में होते हैं। लेट्स सपोज दिसंबर में जो कोई फ्रूट काश्त होता है या कोई वेजिटेबल काश्त होती है और हम चाहते हैं वो हमारे पास मई जून में भी आ जाए, तो हम उनके लाइट के जो ड्यूरेशन है उनको ऐसा कंट्रोल करेंगे कि वो प्लांट ये समझे कि अभी गर्मियां हैं, तो वो गर्मियों वाली प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा, अपने फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर देगा। तो आर्टिफिशियल तरीकों से ये सारे बेटा मेथड्स हैं, डे लाइट को कंट्रोल करके, उनके लाइट ड्यूरेशन को कंट्रोल करके, या फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करके आर्टिफिशियल तरीकों से सब्जियां ग्रो करवाई जाती हैं। तो राइट नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा। अच्छा ये देखें, मैं ये बताना ये चाह रहा था, ये अर्थ सरफेस है, यहां से कल लेक्चर को एंड किया था, वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये अर्थ की सरफेस है, और अर्थ की सरफेस के ऊपर बेटा यहां पर क्या मौजूद है? लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगरचे बहुत थोड़ी है, यहां पे मौजूद है लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब सन से बेटा वो आती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी लाइट आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, वो अर्थ के सरफेस से टकराती हैं, उनकी कुछ एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, लेस एनर्जी की रेडिएशन जो है बेटा यहाँ पे जा रही है, और वो होती है इंफ्रा रेड रेडिएशंस। और इनकी कुछ एनर्जी है बेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और थोड़ी बहुत रेडिएशन जो है वो एस्केप हो जाती है। कुछ एस्केप हो जाएंगी, कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो इनके इंफ्रारेड रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा नियर अबाउट 17 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज। अगर ये रेडिएशन बिल्कुल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ना होती, मैं बिल्कुल ये कम कर देता हूँ, बहुत थोड़ी हो गई है या खत्म हो गई है, अब यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन इंट्रैप नहीं होंगी और सारी इंफ्रारेड रेडिएशन एनवायरनमेंट में एस्केप कर जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होकर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, और अर्थ जो है वो हमारे रहने के काबिल नहीं रहेगी। पेज नंबर 122, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे बेटा आप लोग इस पैराग्राफ को, पहले पैराग्राफ को मैं रीड करूंगा, ये आप लोगों ने साथ में फॉलो करना है ताकि आपको समझ आ जाए। अभी ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा ये वाला पैराग्राफ। द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स अ लेयर अराउंड अर्थ लाइक एन एनवेलप। ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो मैंने लेयर बनाई थी, दैट वो एक एनवेलप की तरह हमारी अर्थ के साथ क्या करती है? एक ब्लैंकेट सा, एक एनवेलप सा बनाती है। इट अलाउज द हीट रेज ऑफ द सन टू पास थ्रू इट एंड रीचेज अप टू अर्थ। जो हीट रेज सन से आती है, जो उनको अलाउ करती है कि वो अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाएं। These rays are reflected from Earth surface and go back to upper atmosphere। और ये अर्थ की सरफेस से स्ट्राइक करती हैं और रिफ्लेक्ट होकर दोबारा अपर सरफेस पे चली जाती हैं। नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर रिटेन एनफ, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन करना, उनको एब्जॉर्ब करना, रिटेन एनफ हीट टू कीप द एटमॉस्फेयर वार्म। अगर यहाँ पे नॉर्मल रहती है ना कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर, तो ये इतनी हीट एब्जॉर्ब करती है जो हमारे लिए रहने के लिए बेहतर है। So normal concentration of carbon dioxide is necessary and beneficial for keeping the temperature warm। तो जो नॉर्मल अमाउंट है बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड की, वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इस तरह से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए इसी लाइन के से कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी एंड बेनिफिशियल फॉर कीपिंग द टेम्परेचर वार्म, एक्सप्लेन।
इस पैराग्राफ से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इसी लाइन में बन रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी एंड बेनिफिशियल फॉर कीपिंग द टेम्परेचर वार्म, एक्सप्लेन। तो फिर ये आप ऊपर की सारी 4-5 लाइनें जो लिखी पढ़ी हैं अभी तक वो सारा इसमें आ जाता है। अदरवाइज द अर्थ वुड हैव बीन अनइनहेबिटेबल, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ना होती तो अर्थ वुड हैव बीन अनइनहेबिटेबल। इनहेबिट करना होता है रहना, और अनइनहेबिटेबल रहने के ना काबिल है, जहां पे हम ना रह सकते क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता। द अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी अराउंड -20 डिग्री सेंटीग्रेड rather than presently average temperature 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी जो मौजूदा 17 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये सिर्फ इसकी वजह क्या है, रिस्पॉन्सिबल कौन है इतना टेम्परेचर को मेंटेन करने में? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती इसकी लेयर, तो ये जो एवरेज टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता। नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग दें, CO2 is necessary for plants. CO2 is necessary for plants. CO2 is necessary for plants. हेडिंग हो गई बेटा। अब ये पहला पैराग्राफ जस्ट रीडिंग के लिए मैं आपको रीड कर देता हूं, आपको समझ आ जाएगी, साथ में फॉलो करें बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एयर पोल्यूटेंट। अगर इसकी कंसंट्रेशन सूटेबल अमाउंट, अगर बेटा आपको ऑप्शन मिले ना कि विच वन ऑफ द गैस इज पोल्यूटेंट, और उसमें आपको 2 ऑप्शन नजर आ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, तो आप ओजोन को क्लिक कीजिएगा, ओजोन पोल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जब तक नॉर्मल कंसंट्रेशन में है तो ये पोल्यूटेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, rather it is essential gas for plants as oxygen is essential for animals। जैसे हमारे रहने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्लांट्स के जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। प्लांट जो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, वो किस प्रोसेस में बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या यूज करते हैं? प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और हमारे लिए वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। व्हाइल एनिमल्स यूज ऑक्सीजन इन रेस्पायरेशन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं। इन दिस वे the natural balance exists between these essential gases as represented here। हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है, यानी कि अब फर्क नहीं पड़ा ना, कार्बन डाइऑक्साइड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो बढ़ना चाहती है, लेकिन प्लांट उसको यूज कर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल लेवल से नहीं बढ़ती। दूसरी तरफ कार्बन जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम जो एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स बट मोर देन 15 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, तो वो ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनिमल उसको यूज कर लेते हैं। तो ना ऑक्सीजन अपनी हद से बढ़ रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड अपनी हद से बढ़ रही है, दोनों के अंदर एक बैलेंस है और कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेड नहीं है। बट फिर जहां से बट कढ़ाई आ जाती है, जहां बट आ जाता है वहां से आगे मतलब है गड़बड़ है। बट दिस बैलेंस इज बीइंग डिस्टर्ब्ड by emitting more and more carbon dioxide in air through different human activities। लेकिन इंसान की जो हरकतें हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। इंसान की ऐसी हरकतें हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, गाड़ियों पे गाड़ियां बनाई जा रहे हैं, हर बंदे के पास बाइक है, कार है पर्सनल। एक घर में 4 बंदे रहते हैं तो चारों के पास अपनी सेपरेट गाड़ियां होंगी और उनका एक एक बाइक भी होगी, तो वो फॉसिल फ्यूल जलेगा। इंडस्ट्रीज में हम लोग, जब इंसान बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनकी नीड्स बढ़ रही हैं, नीड्स को फिलफिल करने के लिए फिर फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं तो हम जंगलों को काटते जा रहे हैं जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना है, और फैक्ट्रीज हम बनाई जा रहे हैं जो मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इस तरह से जो नेचुरल बैलेंस है वो क्या हो जाता है, फिर खराब हो जाता है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? यस, वी आर एनिमल्स। तो अब रिजल्ट क्या निकलेगा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर क्या होने लग जाएगी बेटा? बढ़ने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, उसकी लेयर इंक्रीज हो रही है, तो अब हीट हद से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये भी रेज जो भी जा रही है वो इधर ही एब्जॉर्ब होके
फंस जाएगी, इधर ये ट्रैप हो जाएगी। तो टेम्परेचर जो है वो पहले की निस्बत अब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जब यहाँ पे बढ़ गई है तो टेम्परेचर ज्यादा यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बेटा नीचे वाले पैराग्राफ पे आ जाए, लिखा हुआ है ऑल्दो CO2 इज नॉट अ पॉइजनस गैस येट इट्स इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। तो इसके ऊपर हेडिंग दें, इधर हेडिंग दें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहां तक बेटा क्लियर है? इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट से पहले तक जो भी आप लोगों को बताया है क्लियर है? आज तो बेटा हमद रहमान भी क्लास में आए हुए हैं। बेटा आप पहले क्लासेस नहीं ले रहे थे ना? हमद और अरजानिश किधर है? अरजानिश क्लास में है, अब्दुल मनान क्लास में है बेटा। अब्दुल मनान और अरजानिश आप बेटा क्लास में हो तो जरा टाइप करो। सर फर्स्ट पैरा लॉन्ग में नहीं इंक्लूड, लॉन्ग क्वेश्चन में पहला पैराग्राफ इंक्लूड नहीं है बेटा। सर पहला मार्क आपने कहां से शुरू करना है? जो मैंने आपको हेडिंग दी है कि CO2 इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स, वहां से शुरू करना है। पेज नंबर 122 को लास्ट पैराग्राफ से शुरू करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ग्रीन राइट नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट आए, ये एक्सरसाइज वाला है। तो अभी उसकी एक हेडिंग हुई है और दूसरी हेडिंग क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन नो सर नहीं है अरजानिश और मनान। अच्छा चलो बेटा, मैं ग्रीन हाउस की डेफिनेशन बेटा इसके अंदर एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, वर्ड को आगे पीछे घुमा फिरा के लिखा हुआ है, तो उसकी डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। जी बेटा आप तो हैं ना, आप मुझे नजर आ रहे होते हैं ना क्लास में, मैंने इसलिए उनका पूछा है। जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं उन क्लास में नजर नहीं आ रहे, मैं उनका पूछ रहा था। बाकी और भी तो बहुत से अच्छे बच्चे क्लास में हैं, टॉपर बच्चे हैं, आप भी हो उनमें, आप तो ले रहे हो ना क्लासेस, आपका तो मुझे पता है, कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो आप। बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको ऐसे ही लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ना बल्कि लेंगे, बल्कि आपने स्क्रीनशॉट लेना है, भूल जाना है, 15 दिनों के बाद आपको मिलेगा ही नहीं कहाँ पर गया। तो डेफिनेशन यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की लिख लेंगे, मैं लिख रहा हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, पहले वो लिखेंगे और बाद में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और आप लोगों को अब समझ आ गया होगा, माइंड में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आ गया है कि जब वो फार्मिंग वाला ग्रीन हाउस बताया था तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, वो उसी से मिलता जुलता प्रोसेस है। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, CO2 in atmosphere act like carbon dioxide in atmosphere, act like glass wall of, नजर आ रहा है ये वाला पार्ट? हाँ, ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में है वो किसका काम कर रही है? जो ग्लास, वो मैंने आपको बताया था ना, ग्लास का हाउस है और उसमें जो सब्जियां उगाई जा रही हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर वही काम कर रही है जो ग्लास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस कर रही होती है। इट अलाउज UV radiations to pass through it, but stops IR radiations emitted by Earth.
as the concentration of CO2 increases, as the concentration of CO2 increases, तो क्या होगा, more heat is entrapped. सर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन है जी बेटा, ये ग्रीन हाउस की डेफिनेशन है। As the concentration of CO2 increases, more heat is entrapped and temperature of earth, अच्छा बस इधर ही कन्फाइन करें, more heat is entrapped, it is called greenhouse effect. बुक पे बेटा जी ना कुछ लाभ ऊपर हैं, कुछ किधर हैं, कुछ इधर हैं, वो आपको ना मार्क कराते कराते ना मेरे 10 मिनट लग जाने हैं, फिर आप लोगों ने पूछना सर फिर बता दें सर इसके बाद क्या था, तो इसीलिए मैंने उसके अंदर से सारी जो बेटा लाइनों को इकट्ठा करके लिख दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। इधर एक और लाइन, एक और लफ्ज भी लिखें इधर, मोर हीट इज entrapped and temperature of earth increases. And temperature of earth increases, it is called greenhouse effect. ठीक है बेटा, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें ताकि फिर हम आगे मूव करें बेटा। Carbon dioxide in atmosphere act like a glass wall of greenhouse. It allows UV radiations to pass through it, but stops IR radiations emitted by Earth. As the concentration of carbon dioxide increases, more heat is entrapped and temperature of Earth increases. It is called greenhouse effect. ठीक है बच्चों, लिख लिया तो मुझे बता दे बेटा, डन लिख दे ताकि फिर मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं और फिर ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाए। ओके बच्चों, मैं रेज कर रहा हूं इसको अब वही काम हो रहा है बेटा, ये हमारी अर्थ सरफेस, ये ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर, ये नॉर्मल कंडीशन है, हीट आ रही है, कुछ निकल जाती है, कुछ यहाँ पे इंट्रैप हो जाती है, टेम्परेचर ठीक है। लेकिन जब ये लेयर थिक हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ गई है, तो मोर एंड मोर हीट इज कन्फाइंड, इधर हीट कन्फाइंड हो जाती है ज्यादा, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है,
ये किसकी तरह काम कर रही है? वो जो मैंने आप लोगों को ग्रीन हाउस बताया था कि उसमें लाइट आ तो जाती है, वहां से निकल नहीं सकती, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर इज एक्टिंग जस्ट लाइक द ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस, ग्लास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस। तो उसी ग्रीन हाउस के नाम से ही इस इफेक्ट को क्या नाम देते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बेटा बढ़ने, इसको इस ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इसी टेम्परेचर के इंक्रीज होने को ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। अब बेटा मैं ये रीड कर रहा हूँ और इसको ऐसे ही आप लोग मार कर लेंगे। डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया है, इसको अलग पैराग्राफ में बेशक एक्सप्लेनेशन लिख के लिख लेंगे कि ये सन और नहीं गुस्सा करना है इसमें, अच्छा बेटा 10 मिनट है लास्ट, तो बस इसको मार्क करना है और रीड करना है, तो बाकी तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। Although carbon dioxide is not a poisonous gas, yet its increasing concentration due to burning of fossil fuel in different human activities is alarming, because carbon dioxide in atmosphere act like glass wall of a greenhouse. It allows UV radiations to pass through it, but does not allow the infrared radiations to pass through it. It traps some of the infrared radiations emitted by Earth. Hence, increased concentration of carbon dioxide layer absorb the infrared radiations emitted by Earth's surface that prevents the heat energy escaping from the atmosphere. It helps to stop the surface from cooling down during night. As the concentration of carbon dioxide in air increases, less heat is lost from the surface of Earth. Therefore, average temperature on the surface gradually increases. This is called greenhouse effect. आगे जो लिखा हुआ है as shown in the diagram, नीचे डायग्राम बेटा बनानी है, डायग्राम बनाएंगे। This effect is proportional to amount of carbon dioxide in air. यानी कि अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। ग्रेटर इज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोर इज ट्रैपिंग ऑफ हीट और वार्मिंग ड्यू टू इंक्रीज वार्मिंग। दिस फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और अगर बेटे ये एक्सप्लेनेशन है सारी बेटा उसी की, ये सारी एक्सप्लेनेशन है। और अगर आ जाए इसी के साथ बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन, दो शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो आपको डेफिनेशन लिखाई है वही लिखेंगे। डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट जी बेटा, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है उसको पहले लिख देंगे और उसके बाद ये सारा पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में लिख देंगे। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है वो सिर्फ लिखेंगे, तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। अगर ये क्या आते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है तो वही लिखेंगे। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन बेटा एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है ग्लोबल वार्मिंग, तो इसमें बेटा आप लिखेंगे कि द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। मैं लिख देता हूं बेटा ग्लोबल वार्मिंग अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल वार्मिंग अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो लिखेंगे बेटा कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ, मैं जस्ट टी लिख देता हूं, एवरेज टेम्परेचर, पूरा लिखेंगे टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज, बेटा उर्वा मैं बताता हूं, थोड़ा वेट करें, मैं डेफिनेशन लेके हेडिंग्स बताता हूं। एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज increasing due to greenhouse effect. It is called global warming. तो ये ग्लोबल वार्मिंग का शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है तो ये लिख देंगे बेटा।
जहां पे डेफिनेशन, अब मैं बताता हूं सारा, मैं क्वेश्चन की फॉर्मेशन यहां पे बताता हूं बेटा। ये आखिर में बेटा उसी, अब देखिए सारी हेडिंग्स दोबारा सुने। पहली हेडिंग बेटा आप लोगों ने दी पेज नंबर 122, लास्ट पैराग्राफ के ऊपर आपने हेडिंग दी CO2 is necessary फॉर, नजर आ रहा है इसमें, आ रहा है नेसेसरी फॉर प्लांट्स। और वो डेफिनेशन खत्म हुई है बेटा पेज नंबर 123, और ये डायग्राम से ऊपर। अगर डायग्राम बना दें तो बहुत अच्छी बात है, ये डायग्राम अगर बना दे तो बहुत अच्छी बात है, ना भी बनाए तो कोई बात नहीं। फिर आपने नीचे ये फर्स्ट हेडिंग, इसके नीचे आपने लिखना है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और वो डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने बताई थी, वो डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने बताई है। और थर्ड नंबर पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन कहां से स्टार्ट करेंगे? आल्दो से स्टार्ट करेंगे। आल्दो जो लिखा हुआ है ना बेटा, वो वहां से लेकर आखिर तक सारा लिखेंगे। और सारा लिखने के बाद जो लिखा हुआ है ना बेटा, ड्यू टू इंक्रीज वार्मिंग दिस फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, वो वाली लाइन नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर आप लोग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की हेडिंग देकर ये डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? जी बेटा कुछ है, अगर अभी भी कहीं पे कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। और अगर जिन बच्चों को टॉपिक क्लियर हो गया वो बता दें कि टॉपिक क्लियर है। बताएं बेटा इब्राहिम क्या पूछना है? यू आर बीइंग अलाउड टू स्पीक।